हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल इनोवेटिव जुडिशरी। और हम जो एसआरए की सीरीज चल रही है उसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 33 तक कर चुके थे। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है यूट्यूब पे एसआरए के नाम से। आप जाकर वहां पे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 और सेक्शन 35 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये डील करता है डिक्लेरेटरी डिक्री से। आइए स्क्रीन पे देखते हैं डिक्लेरेटरी डिक्री क्या होती है। देखिए क्या कहा, डिक्लेरेटरी डिक्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो क्या लिखा है डिक्लेरेटरी, एक होता है डिक्री। ठीक है, डिक्लेरेटरी जनरली क्या बोल दिया, डिक्लेरेशन। ठीक है, कि कोर्ट किसी चीज का कोई पर्सन इंटाइटल है उसका क्या देगा, उसके लिए क्या दे रहा है, डिक्लेरेशन। वो पर्सन कोर्ट में जा रहा है कि सर प्लीज ये राइट मेरा डिक्लेयर कर दीजिए, तो कोर्ट क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है। दूसरा है डिक्री। डिक्री हमने कहाँ पढ़ा है, 22 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। डन। क्या बोलता है डिक्री की डेफिनेशन, आपको पता होगी क्या बोल रही है डिक्री की डेफिनेशन। याद हो आपको तो, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। ठीक है, जो क्या करता है, जो कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन the right of the parties। तो आप इस दोनों डेफिनेशन को समझकर क्या मतलब, अपन ये इंटरप्रिटेशन तो देख लिया, हम क्या इसको लगा सकते हैं इंटरप्रेट, कि डिक्लेरेटरी डिक्री क्या होती है, कि कोई राइट है जिसके लिए कोई पर्सन क्या है, एंटाइटल्ड है, उसको क्या कर रही है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करके कोर्ट क्या कर रही है, डिक्लेरेटरी डिक्री पास कर रही है। डन। अब ये डिक्लेरेटरी डिग्री कैसे पास करेगी कोर्ट, किसके संबंध में पास करेगी, सबसे पहले संबंध में पास करती है लीगल कैरेक्टर। फर्स्ट पॉइंट है लीगल कैरेक्टर। आप बोलेंगे मैम ये लीगल कैरेक्टर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल कैरेक्टर। लीगल कैरेक्टर की एक पर्सन क्या है, तो पर्सन का कैरेक्टर है। कैरेक्टर का यहाँ मतलब चरित्र नहीं है, मतलब कोई सिचुएशन को कोई पर्सन होल्ड करता है। ठीक है, किसी भी स्टेज को कोई पर्सन या किसी भी पोजीशन को कोई पर्सन होल्ड करता है जो लीगली एनफोर्सेबल है। इसका फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी कह सकते हैं, कोई कास्ट, नेशनलिटी, कोई भी ऑफिशियल पोजीशन, या लाइक रिलेशन, इलेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी, ये सारे क्या होते हैं, लीगल कैरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था, एक पर्सन एंटाइटल है लीगल कैरेक्टर के लिए। और सेकंड जो इसका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। एक पर्सन एंटाइटल है किसी प्रॉपर्टी के लिए, तो वो इन सिचुएशन में कहा जाएगा, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट से बोलेगा कि सर ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये क्या कर रहे हैं, मेरे राइट को क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। आप प्लीज मेरे राइट को क्या कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। तो इसे ये कहते हैं सेक्शन 34 में डिक्लेरेट डिग्री। आइए स्क्रीन पे क्या बोल रहा है डिक्लेरेटरी डिग्री, बेयर पढ़ते हैं। Declaratory decree are one of the ways of bringing relief to someone who is being denied right to which he is entitled to। कि एक पर्सन क्या है, entitled है, उसको क्या कर रहा है, कोई अदर पर्सन क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। क्या लिखा हुआ है बैरक में, डेफिनेशन जो क्लॉज है, एनी पर्सन एंटाइटल्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एंटाइटल्ड। किसके लिए एंटाइटल्ड है, किसी लीगल कैरेक्टर के लिए हम पढ़ चुके हैं, और या राइट प्रॉपर्टी के लिए। वो क्या करेगा, कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करेगा किस पर्सन के खिलाफ, जो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है या इंटरेस्टेड टू डिनाई है। ठीक है, जो डिनाई कर रहा है या इंटरेस्टेड टू डिनाई, उस पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर क्या कर देगा, एक डिग्री के लिए अपील लगा देगा, एप्लीकेशन लगा देगा कि सर आप प्लीज क्या करें, मेरे फेवर में डिक्लेरेटरी डिग्री पास कर दें।
ये क्या है? कोर्ट का डिस्क्रिशन है। वर्ड क्या है यहाँ पे? मैं बताती हूँ कि यहाँ पे वर्ड क्या हुआ लिखा हुआ है डिस्क्रिशन, मतलब यहाँ पर्सन को कोई कंपल्सन नहीं है, कोर्ट कंपल्सन नहीं है कि वो डिक्लेरेटरी डिग्री दे ही देगा। यहाँ पे कोर्ट का क्या है? मे है, मतलब मे राइट है। शैल वर्ड नहीं यूज हुआ है, यहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो डिक्लेरेटरी डिग्री का को दे भी सकता है और डिनाई भी कर सकता है। स्क्रीन पे आइए, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The court may in its discretion make therein a declaration that he is so entitled. कोर्ट क्या करेगा? अपने डिस्क्रिशन में उसको डिक्लेरेशन दे देगा कि हाँ भाई तू एंटाइटल्ड है। एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ, और प्लेंटिफ को उस सूट में किसी फर्दर रिलीफ को आस्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है प्रोवाइजो, और ये प्रोवाइजो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोवाइजो को समझने के लिए पहले हम एक ब्लैंक शीट में चले जाते हैं। आप फॉर एग्जाम मतलब एग्जाम्पल के साथ में आपको समझा दूंगी। देखिए, ए नाम का पर्सन है, ठीक है, पर्सन है। बी इसके फादर है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मेरे पापा हैं ये बी। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया, और जो सी और डी है कोई और मतलब इनके बेटे हैं जो एक्चुअल में सन है। बाय चांस इस फादर की क्या हो जाती है? डेथ। अब आया प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन। तो बी सी और डी क्या बोल रहे हैं कि ए जो है इसका लेजिटिमेट सन नहीं है। ए का पहला क्वेश्चन है, ए का पहला, ए को क्या चाहिए? डिक्लेरेशन करवाना है कि मैं क्या हूं? बी का लेजिटिमेट सन हूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसको चाहिए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में शेयर। तो ये सेक्शन जब हम आगे पढ़ेंगे वो यही बोल रहा है कि यदि इस पर्सन को दो रिलीफ चाहिए, यदि इस पर्सन को दो रिलीफ चाहिए तो दो रिलीफ को एक्सक्लूसिवली क्लेम करना पड़ेगा। इन दो रिलीफ्स को क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिवली क्लेम करना पड़ेगा। यदि ये पर्सन क्या हो जाता है? ए पर्सन नाम का पर्सन रिलीफ क्लेम करने में ओमिट हो जाता है तो कोर्ट डिक्लेरेशन नहीं देगा। कोर्ट डिक्लेरेशन नहीं देगा। आई होप समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। इट मीन्स मतलब प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ, की जहां प्लेंटिफ बीइंग एबल है फर्दर रिलीफ क्लेम करने के लिए अदर देन अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड ओमिट्स टू डू सो, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन, कोर्ट उस संबंध में डिक्लेरेशन नहीं देगा जिस संबंध में प्लेंटिफ क्या हो गया? रिलीफ मांगने से ओमिट हो गया है। फिर एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। इट मीन्स वेयर प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू डिक्लेरेशन एज वेल एज फर्दर रिलीफ, एक प्लेंटिफ है एंटाइटल्ड है डिक्लेरेशन के लिए और साथ में फर्दर रिलीफ। डिक्लेरेशन तो उसे क्या कराना था? उसे डिक्लेरेशन कराना था कि हाँ भाई वो क्या है? ए बी का लेजिटिमेट सन है। और वो साथ ही साथ उसको क्या चाहिए था? शेयर भी चाहिए था। तो उसको एक्सक्लूसिवली दोनों क्लेम करने पड़ेंगे कोर्ट से। यदि वो रिलीफ क्लेम करने से ओमिट हो जाता है तो कोर्ट उसको क्या नहीं देगी? रिलीफ नहीं देगी। Example, A claims he is biological son of B and he is entitled to share in his property. ठीक है, ए क्या क्लेम कर रहा है कि वो क्या है? बायोलॉजिकल सन है बी का, ठीक है, बायोलॉजिकल सन है बी का, और वो एंटाइटल है, किस लिए एंटाइटल है? ताकि वो उसके शेयर में क्या कर सके? क्लेम कर सके, ठीक है। अब लेकिन बी सिर्फ क्या बोलता है कि मुझे सिर्फ लेजिटिमेट सन बना दो, मतलब लेजिटिमेट सन हूँ वो डिक्लेयर कर दो। वो ये नहीं मांगता कि वो क्या है? प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, तो कोर्ट उसको प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की डिक्लेरेशन नहीं देगी। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ चुके थे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडर सेक्शन 34। लीगल कैरेक्टर, लीगल कैरेक्टर मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। क्या होता है लीगल कैरेक्टर? रिफ्लेक्शन ऑफ स्टेटस ऑफ अ पर्सन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। और आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने, ऑफिशियल पोजिशन, रैंक्स, कास्ट, नेशनलिटी, लेजिटिमेसी, इलेजिटिमेसी। एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन क्या किसी पर्सन का लेजिटिमेट चाइल्ड है, एक पर्सन क्या किसी की, एक लेडी क्या किसी की वाइफ है, एक पर्सन किसी ऑफिशियल पोजीशन को होल्ड करता है या नहीं करता, ये सब जाकर कोर्ट में क्या करवा सकता है? कोई प्लेंटिफ इसको डिक्लेयर करवा सकता है। क्या केस लॉ है? इन द केस ऑफ सिटी म्युनिसिपल काउंसिल भाल्की वर्सेस गोरप्पा में कहा था कि इट वाज हेल्ड इट वाज हेल्ड दैट इट इज important फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी शुड बी एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ द सूट। हम जो सेकंड नंबर का पॉइंट पढ़ा था हमने राइट टू प्रॉपर्टी के संबंध में, ये पढ़ा था
एनी राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये कह रहा है कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी जो राइट है इसका उस दिन पे होना चाहिए जिस दिन पे ये सूट लगा रहा है। ठीक है, जिस दिन पे सूट फाइल किया है उस दिन पे इसके पास में राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। फिर कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव डिक्लेरेटरी डिग्री, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे शैल वर्ड या कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया इट इज द डिस्क्रिशन। कोर्ट में यदि कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट क्या दे देगी, डिक्लेरेटरी डिग्री प्रोवाइड करा देगी। फिर इन द केस ऑफ विनय कृष्णा वर्सेस केशव चंद्रा, इट वाज हेल्ड मेयर प्रेयर इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिक्लेरेशन। ये कहा गया था कि सिर्फ मेयर जो प्रेयर है सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है, उसे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ भी करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को सेक्शन 34 समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, अब आप खुद ही समझिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो आया है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेटरी डिग्री पास तो कर दी, अब उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये कह रहा है कि ये जो डिक्लेरेटरी डिग्री जो पास करी है कोर्ट ने, उसका जो इफेक्ट होता है वो होता है डिक्री इन पर्सोनम, मतलब जो इसका इफेक्ट है वो पर्सोनम में है, ना कि रेम में। रेम आप लोगों को समझ में आता होगा, कभी आपने सुना होगा जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रेम को क्या होता है कि जो जजमेंट आया है वो पूरे वर्ल्ड के खिलाफ, वो पूरे वर्ल्ड के खिलाफ क्या है, इफेक्टिव है। और जजमेंट इन पर्सोनम क्या होता है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्टीज के लिए या पार्टीज के फेवर में या पार्टीज के अगेंस्ट ही काम करता है। तो जो डिक्लेरेटरी डिग्री है वो क्या है, वो जजमेंट इन पर्सोनम है। जो डिग्री पास हुई है वो इन पर्सोनम पास हुई है, ना कि इन रेम पास हुई है। ठीक है, आ जाइए स्क्रीन पे। इफेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन देखिए, लिखा हुआ है डिक्लेरेशन मेड अंडर डिक्लेरेटरी डिग्री इज बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट। किस पे बाइंडिंग करती है, पार्टीज टू द सूट और पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम रिस्पेक्टिवली, एंड वेयर एंड द पार्टीज आर ट्रस्टी ऑन द पर्सन फॉर whom if it existence at the date of declaration such party would be trustee। कि जो ट्रस्टी हैं, ठीक है, उनको तो इफेक्ट करेगी। साथ ही में और वह पर्सन जो ट्रस्टी हो सकते थे उनको भी इफेक्ट कर देगी। लाइक इफ इट एग्जिस्टेंट एट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन सच पार्टी वुड बी ट्रस्टी। कि जो ट्रस्टी है उनको तो इफेक्ट करेगी, और डिक्लेरेशन के टाइम पे जो पर्सन ट्रस्टी हो सकते थे, वुड बी वर्ड है ना, हो सकते थे, उनको भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया कि इन रेम नहीं है, ये रेम में इफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ पार्टीज टू द सूट को इफेक्ट करेगी। क्या लिखा हुआ है, रामलाल वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दिस केस वाज हेल्ड दैट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 35 ऑफ स्पेशल रिलीफ एक्ट a judgment is binding only upon the inter parties, not in rem but personam. No other party who is not the party of the suit, no other person who is not the party of the suit does not come under the ambit of section 35 of special relief act। ये वह पर्सन जो पार्टी ऑफ द सूट नहीं है वो सेक्शन 35 के एम्बिट में, मतलब एरिया में कवर नहीं होता है। आई होप आपको डिक्लेरेटरी डिग्री समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैप्पी टीचर्स डे।